आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे समास के बारे में। जैसे कल का चैप्टर हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे समास के बारे में। जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कोई भी शब्द दे देगा, बोलेगा कि कौन सा समास है, तो उन समासों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे तो सारा ऑब्जेक्टिव आपका हल हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। 10 से 15 नंबर समास के बारे में पूछता है सवाल। तो समास के बारे में आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। दूसरा, पहले का 1 नंबर में हम लोग पढ़े थे संज्ञा, आज दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग समास। समास के बारे में आज ऑब्जेक्टिव हम आप लोग को हल करने के लिए बताएंगे कि कैसे हल करना है। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो कैसे बनाना है। तो समास के सबसे पहले जानेंगे कि 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। 6 भेद होते हैं। 6 भेद में एक एक्स्ट्रा जो है ये 7वां भेद लिखे हैं हम। 7 भेद दिख रहा है ना, 7 भेद लिखे हैं। 7 भेद, लेकिन होता कितना है? 6 भेद लिखे हैं हम। 7 भेद लिखे। अगर पूछा जाए कि समास के कितने भेद, तो 6 भेद ही मिल रहा है। अगर ऑप्शन में दे देगा समास के कितने भेद, 6, 5, 4, 3, तो उसमें 6 ही मारना है। 7 भी ऑप्शन में रहेगा तो 6 ही मारना है, 7वां एक एक्स्ट्रा है। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6 भेद। तो हम लोग आज जानेंगे कि समास के 6 भेद, इसको कौन सा समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है, सबसे पहले बात इस तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। तत्पुरुष समास में जिसका पहला, इसमें तत्पुरुष है, ये अव्ययी भाव है आपका, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय और नए समास। समास के 7 भेद का नाम लिख दिए है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिसका अंतिम खंड प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद क्या होगा? प्रधान होगा। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होगा, उसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ में शॉर्ट में लिख लेंगे, जिसका अंतिम पद, जिसका अंतिम खंड क्या होगा? प्रधान होगा। जिसका अंतिम खंड प्रधान हो उसको हम लोग कौन समास बोलेंगे? तत्पुरुष समास। शॉर्ट में बता रहे, जिसका अंतिम खंड प्रधान होगा उसको तत्पुरुष समास बोलेंगे। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र अर्थात पता चल रहा है कि किसका पुत्र है? राजा का। अगर हम इस पुत्र को हटा दें तो राज का कोई अर्थ नहीं निकलता है, राज मतलब राज रह जाता है। अगर हम पुत्र लगा देते हैं तो उससे पता चल जाता है क्या, कहाँ का पुत्र है, किसका पुत्र है? राजा का पुत्र है। प्रधानमंत्री, कौन मंत्री? प्रधानमंत्री। अगर मंत्री को पीछे से हटा दिया जाए तो प्रधान मतलब समझ ही नहीं पाते हैं कि किसका प्रधान, पंचायत का प्रधान, कि देश का प्रधान, कि राज का प्रधान, कोई पता नहीं चलता है। अगर हम इसमें मंत्री लगा देते हैं तो प्रधानमंत्री अर्थात देश के जो सबसे ऊंचे मंत्री है, प्रधानमंत्री, बात समझ रहे हैं ना, तो उसको प्रधानमंत्री कहा जाएगा। अर्थात मतलब शॉर्ट में समझेंगे, नहीं तो आपका वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आपको देखने में परेशानी होगी। कम समय में ज़्यादा जानकारी ले, है ना, वो बेटर रहेगा आपके लिए, इसलिए शॉर्ट में पढ़ाया जा रहा है कि जिसका अंतिम खंड प्रधान होगा उसको कौन समास बोलेंगे? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, प्रधानमंत्री, किसका, कहाँ का मंत्री, कौन मंत्री है? प्रधानमंत्री। तत्पुरुष समास समझ में आ गया। तत्पुरुष समास में अंतिम खंड प्रधान की प्रथम पद, अंतिम खंड, वही उसका इधर चल जाएंगे अव्ययी भाव में। अव्ययी भाव में क्या होगा, जिसका पहला पद प्रधान होगा। क्या होगा? जिसका पहला पद प्रधान होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? अव्ययी भाव समास। जिसका पहला पद प्रधान होगा उसको क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास। आप लोग कभी समझ में आना चाहिए। अव्ययी भाव में जैसे अब ले लेंगे, इसमें अव्ययी भाव में क्या लेंगे? अव्ययी भाव में ले लेंगे प्रतिदिन। क्या ले लेंगे? प्रतिदिन। प्रतिदिन में क्या होता है, इसमें प्रति जो है ना प्रधान है। दिन अगर लिख दिया जाए डायरेक्ट, अगर कहीं पर दिन लिखा हुआ रहे तो आपको पता नहीं चलेगा कि दिन कौन सा दिन है, आज का दिन है कि कल का दिन है। अगर हम प्रतिदिन लगा देते हैं, दिन के पहले प्रति लगा देते हैं, तो उससे पता चलता है कि प्रतिदिन मतलब डेली, अंग्रेजी में बोले तो डेली, प्रतिदिन। या प्रतिवर्ष बोल दे तो प्रतिवर्ष में पता चल जाता है कि कौन सा वर्ष, प्रतिवर्ष मतलब हर वर्ष। तो इसका कौन सा पद प्रधान है? पहला पद प्रधान होगा तो कौन समास बोलेंगे? अव्ययी भाव समास। पहला पद प्रधान होगा तो अव्ययी भाव, अंतिम खंड प्रधान होगा तो तत्पुरुष, अंतिम खंड प्रधान होगा तो तत्पुरुष समास। समझे कि नहीं? आज जिसका पहला पद प्रधान होगा उसको अव्ययी भाव। दोनों समास कंप्लीट। अब तीसरा में आता है द्विगु समास। तीसरा में द्विगु समास, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। जिसका पहला पद कौन वाचक? संख्यावाचक। पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा, तो उसको हम लोग कौन सा समास बोलेंगे जी? द्विगु समास। कौन सा समास बोलेंगे? द्विगु समास। जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाचक। संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, ऐसे पता चले कि संख्या के बारे में। 1, 2 नंबर, अंग्रेजी में बोले तो नंबर, 1, 2, 3, 4 क्या है? संख्या है। जैसे अगर हम बोलते हैं त्रिभुज, क्या बोलते हैं? त्रिभुज। या बोलते हैं त्रिनेत्र, क्या बोलते हैं? त्रिनेत्र। तो त्रि मतलब क्या होता है? तीन। त्रि मतलब तीन। समझ गए कि नहीं? त्रिनेत्र अगर बोलते हैं तो 3, त्रिभुज बोलते हैं तो त्रिनेत्र बोलते हैं 3, त्रिभुज बोलते हैं तो 3। मतलब पहला उच्चारण क्या हो? संख्यावाचक। पहला उच्चारण क्या होगा? संख्यावाचक। अगर संख्यावाचक बोले पंचभुज, पंच मतलब 5, संख्या आ रहा है, त्रिभुज, त्रिनेत्र, है ना। अगर यहाँ पर फिर चतुर्भुज बोल दे तो चतुर्भुज नहीं होगा, चतुर्भुज बोल देंगे, चतुर्भुज आपका चल जाएगा बहुव्रीहि समास में। याद रखेंगे, ये मेन पॉइंट है। चतुर्भुज को हम द्विगु में नहीं मारेंगे। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं, लेकिन चतुर मतलब 4 नहीं होता है।
चतुर चार भुजाएं होता है, चतुर्भुज मतलब की चार भुजाएं, लेकिन चतुर्भुज को हम द्विगु समास में नहीं लेंगे, चतुर्भुज में किस में लेंगे? बहुब्रीहि। तो हम आगे पढ़ेंगे। त्रिनेत्र त्रिभुज हो गया, है ना। इस प्रकार से जिसका पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा, उसको हम कौन समास में लेंगे? द्विगु समास। सबका समझ में आ गया ना? ये सब जिसका पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा ना, उसको कौन समास बोलेंगे? द्विगु समास। अब आते हैं द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में क्या होता है? जिसका दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान, जिसका दोनों पद प्रधान होता है ना, उसको हम लोग कौन समास बोलेंगे? द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान मतलब एक को हटा दें तो दूसरे का अर्थ निकले, दूसरा को हटा देंगे तो एक का अर्थ निकलेगा। बात समझ कि नहीं? एक को हटाएंगे तो दूसरा का अर्थ निकलेगा, दूसरा हटाएंगे तो एक पहला का अर्थ निकलेगा। जैसे लोटा डोरी, अगर हम लोटा डोरी की बात करें तो लोटा को हटा दे, डोरी को हटा दे तो लोटा का भी अर्थ निकलता है, डोरी का भी अर्थ निकलता है। बात समझ कि नहीं? अगर हम दाल भात की बात करें तो दाल अलग है, भात अलग है। गौरी शंकर की बात करें तो गौरी अलग है, शंकर अलग है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होगा। कौन सा पद? दोनों पद। जैसे अगर हम लिखते हैं गौरी शंकर, गौरी शंकर एक में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कहीं कहीं, ठीक है ना। गौरी शंकर अगर है तो गौरी पार्वती है, शंकर शिव जी है। बात समझ कि नहीं? डबल नाम है गौरी शंकर या माता पिता, माता पिता। एक ये पकड़ने का ट्रिक भी है, जिसके बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा, बीच में योजक चिन्ह इसको बोलते हैं, है ना। बीच में अगर ये लगा रहे तो समझ लीजिए कौन सा समास है? द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास। इधर देख लेंगे थोड़ा, ये कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। जिसका दोनों पद प्रधान होगा उसको कौन समास? द्वंद्व समास। जिसका पहला पद प्रधान होगा अव्ययी भाव, जिसका अंतिम खंड प्रधान होगा तत्पुरुष, जिसका पहला पद संख्यावाचक होगा द्विगु, और द्वंद्व समास में जिसका दोनों पद प्रधान होगा उसको द्वंद्व समास। समझ में आ रहा बात? अब आते हैं बहुब्रीहि में। जैसे बोल देगा लोटा डोरी, दाल भात, पति पत्नी, माता पिता, समझे कि नहीं? तो वो कौन सा शब्द होगा? द्वंद्व समास, जिसका दोनों पद। अब आते हैं बहुब्रीहि में। जो वह समास जो विशेष अर्थ प्रकट करे, सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे, वैसे समास को हम लोग क्या कौन सा समास बोलेंगे? बहुब्रीहि समास। मतलब सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ अगर प्रकट करता है तो वैसे समास को हम लोग बहुब्रीहि समास में लेंगे। जैसे लंबोदर, क्या होगा? जैसे लंबोदर, जैसे लंबोदर, दशानन, समझ रहे बात? दशानन, है ना। लंबोदर हो गया, दशानन हो गया, और भी जैसे उसको लिख देते हैं चतुर्भुज को, याद रहेगा। क्या लिखे थे? चतुर्भुज। चतुर्भुज जब रहेगा तो चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है, लेकिन वो विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है ना। लंबोदर, लंबोदर मतलब अर्थात जिसका उधर क्या है? लंबा है। दशानन, जिसका 10 गो सिर है। सबका 10 गो सिर नहीं है, किसका सिर 10 गो है? रावण का। समझ रहे बात? तो ये हो गया आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास हो गया जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे, उसको हम लोग बोलेंगे बहुब्रीहि समास। बात समझ आया? अब आते हैं कर्मधारय में। कर्मधारय में क्या होता है? जिसमें उपमा उपमेय और विशेष विशेषण दोनों का मेल होता है। कर्मधारय, कर्म को धारण करके रखा हुआ है, समझे कि नहीं? अब किसी का गुणगान उसके कर्म से किया जाता है, न कि नाम से किया जाता है। बात समझे कि नहीं? आपका नाम कोई मायने नहीं रखता, आपका कर्म बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो कर्मधारय, कर्म मतलब कर्मधारय, कर्म को धारण किया हुआ है, जिसमें उपमा उपमेय और विशेष विशेषण का मेल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास। बात समझ आया? जिसमें उपमा उपमेय और विशेष विशेषण का मेल होगा उसको कौन समास बोलेंगे? कर्मधारय। जगह नहीं है लिखने के लिए, इसलिए हम बोल कर नहीं समझा दे रहे परिभाषा को। बात समझे कि नहीं? हम यहाँ पर सिर्फ उदाहरण लिखेंगे। कर्मधारय जैसे अब ले लेंगे नील कमल। कौन कमल? नील कमल। कौन कमल? नील कमल। उसके बाद बोलेंगे नीलकंठ। क्या बोलेंगे? नीलकंठ। नील कमल, नीलकंठ। बात समझे कि नहीं? कमल कैसा है? नीला। कंठ कैसा है? नीला। कंठ का विशेषता बता रहा है कि नीला है, कमल का विशेषता बता रहा है कि नीला है। आप लिख सकते हैं चंद्रमुखी। कौन मुखी? चंद्रमुखी मतलब चांद के समान मुख वाली। उपमा भी दे सकते हैं, जो अगर अच्छा लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोल सकते हैं? चंद्रमुखी। क्या बोलते हैं उसको? चंद्रमुखी। अगर उपमा बोलेंगे तो चंद्रमुखी, अर्थात चांद के समान मुख वाली, उसको चंद्रमुखी कह सकते हैं। नील कमल, जिसका जो कमल का कलर कैसा है? नीला है, तो उसको हम नील कमल कहते हैं। जिसका कंठ नीला है उसको क्या बोलते हैं? नीलकंठ। मतलब कर्म धारण किया हुआ है, उसका उपमा उपमेय भी बोल सकते हैं, विशेष विशेषण। तो ये कंठ का विशेषता बता रहा है कि कंठ कैसा है? नीला है। कंठ कैसा विशेषता है? नीला है। अब आइए यहाँ पर नए समास में। नए समास में क्या होता है? नकारात्मक चीज, नए का बात हो, समझे कि नकारात्मक चीज जहाँ नए का अन न या ना रहे शुरुआती दौर पकड़ने के लिए, जैसे ना समझ, अनजान, अजनबी, समझे कि नहीं? जिसको आप नहीं जानते हैं। अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे सब समास को हम किस में ले लेंगे? नए समास। नए समास में अनंत हो गया, अनजान हो गया, समझ रहे ना, अजनबी हो गया, जिसको आप नहीं जान रहे, तो वैसे सब समास को हम लोग ले लेंगे नए समास में। बात समझ में आप लोग को आया? बात समझ आया? एक बार रिपीट करेंगे। तत्पुरुष समास, जिसका कौन खंड प्रधान? अंतिम खंड प्रधान। अब यही भाव, जिसका कौन सा खंड प्रधान? पहला।
द्विगु समास में जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो। द्वंद्व समास में जिसका दोनों पद प्रधान हो। कौन सा पद? दोनों पद। बहुव्रीहि समास में जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे उसको हम लोग बहुव्रीहि समास कहेंगे। कर्मधारय में जो जिसमें उपमा उपमेय और विशेष विशेषण का मेल हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास। नए समास में जिसमें नए का काम हो, पता चले कि नए हो रहा है, ना समझ, अनजान, अजनबी, अनादर, मतलब जिसका आदर नहीं हो रहा है, अनादर मतलब नए का काम हो, तो उसको हम लोग नामे इसका क्या है? नए समास। आप लोग को समझ में आया? अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और बताएंगे कि अच्छा लगा या